नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ, किस तरह से लोगों के मन में ये भावनाएं आईं कि भारत एक राष्ट्र है और भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को हम संकलित करके स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके चरणों की यहाँ पर हम बात करेंगे। चरण से मतलब है उसके जो अलग अलग स्टेजेस हैं, जहाँ पर हम कांग्रेस के विकास को देखते हैं कि पहले किस तरह से कांग्रेस अनुनय विनय की नीति पर नरम दल के नेताओं के लिए चलती है और फिर आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल जैसे, लाला लाजपत राय जैसे उग्र दल के नेता आते हैं जो यहाँ पर अनुनय विनय की नीति को यहाँ पर त्याग करते हैं। तो आइए समझते हैं ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन की जो औपनिवेशिक नीति है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लूट कर ले जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन लूट कर ले जाना चाहते हैं और हमारे ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट यानी कि हमारी भलाई के लिए कुछ भी ये करना नहीं चाहते। अब ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रवृत्ति थी, साथ ही साथ ये नस्लवादी भेदभाव भी करते थे। अब यहाँ पर ये भारत के लोगों को एक तो सांस्कृतिक तौर पर भी कमज़ोर समझते थे और इन्हें लगता था कि यूरोप की संस्कृति ही सबसे बड़ी संस्कृति है, बाकी कुछ भी नहीं है, भारत में कुछ भी नहीं है। और ये गोरे और काले में भी भेद करते थे। इन्हें लगता था, ये कई बार कहते हैं ये, कि जो गोरे हैं वह ईश्वर की परछाई है और उन्हें काले लोगों के उद्धार के लिए भेजा गया है, इस तरह की बातें करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भारतीय थे वह बुरे से बुरे जो शासन है, शासक हैं, उनको झेलने को तैयार थे, लेकिन अंग्रेज़ों को नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर शोषण तो करते ही थे, साथ ही साथ ये धन लूटकर विदेशों में ले जा लेते थे। जबकि जो भारतीय शासक थे कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत प्रबंध लोगों के लिए करवाते भी थे। आर्थिक शोषण, कृषि, उद्योग और आम जनता का होता था। ब्रिटिश शासन द्वारा प्रशासनिक राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो मराठे थे जिनमें अलग राष्ट्र की भावना थी, मैसूर जिनमें अलग राष्ट्र की भावना, सिख जिनमें अलग राष्ट्र की भावना, बंगाल में अलग भावनाएं थी, तो इन्होंने इन सब को एक किया, जीता और इन सब क्षेत्रों में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, एक जैसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित की। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में 32 मील यानी कि 48 किलोमीटर के आसपास के लिए पहली बार ट्रेन सुविधा की शुरुआत होती है। डाक संचार जैसे साधनों का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के शोषण ने हमें एक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वहीं कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष ब्रिटिश शासन का ये भी रहा कि उनके कारण, जैसे हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो इटली है, वहाँ के जो बहुत सारे स्टेट रहते, तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टेट होते हैं, उनको 17 के आसपास जोड़कर स्टेट बना देते हैं। छोटे छोटे जो जागीरें रहती हैं उनको मिलाकर स्टेट बना देते हैं। तो नेपोलियन के पतन के बाद हम देखते हैं कि इटली में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसका जिम्मेदार नेपोलियन होता है। उसी तरह यहाँ पर जो भारत में भी हम देखते हैं कि अंग्रेज कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वह छोटी मोटी रियासतों को एक करके बहुत एक भारत संघ का निर्माण करते हैं और फिर लोगों में राष्ट्रीय भावना का उदय होता है। समाज सुधारकों के भी यहाँ पर प्रयास करते हैं और समाज सुधारक उन बड़ी बुराइयों पर प्रहार करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर फैली होती है। साथ ही साथ आत्मविश्वास का संचार करते हैं, राजनीतिक चेतना का विकास करते हैं और राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में बल देते हैं। हम पहली बार देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी स्वराज की बात करते हैं और इस तरह से हिंद स्वराज और हिंदी भाषा की वह यहाँ पर बात करते हैं और राष्ट्रीय एकीकरण की पहली बार यहाँ पर कोई व्यक्ति बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर समाचार पत्रों की भी भूमिका रही। समाचार कौमुदी जो कि समाचार कौमुदी जो कि हम देखते हैं कि संवाद कौमुदी जो राजा राम मोहन राय जी हैं वो चलाते हैं। तिलक केसरी चलाते हैं, तिलक मराठा भी चलाते हैं, अमृत बाजार पत्रिका और सोम प्रकाश जैसे अलग अलग समाचार पत्र यहाँ पर राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसार में भूमिका निभाते हैं। और अंग्रेजी शिक्षा और
पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा पहले क्या था, आज भी ऐसा है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग संस्कृति मिलेगी, अलग अलग भाषा, अलग अलग पद्धतियाँ मिलेगी। आपको केरल में मलयालम में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तमिल भाषा में पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसी तरह आपको ओडिशा में ओडिसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, वहाँ हिंदी का प्रयोग बहुत कम था। आपको बांग्लादेश में या फिर बंगाल में बांग्ला का प्रयोग करना पड़ेगा, वहाँ पर आप राजस्थानी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ के लोग समझेंगे नहीं। लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रसार ने सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का, अब यहाँ पर ऐसा था कि अब एक बांग्ला व्यक्ति केरल के व्यक्ति से बात आसानी से कर सकता था अगर दोनों को अंग्रेजी आती हो तो। जबकि यहाँ पर अन्य भाषा अन्य संस्कृतियों में ऐसा था कि भाई मैं क्यों सीखूं क्योंकि मेरी संस्कृति मेरी भाषा श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती और लालच में यहाँ पर अंग्रेजी संस्कृति का ऐसा प्रभाव चढ़ा, लोगों में ऐसा खुमार चढ़ा कि अंग्रेजी संस्कृति और भाषा ने कहीं ना कहीं एकीकरण का काम भी किया। तार्किकता और बौद्धिकता को विकसित करने का भी यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा ने काम किया। कुछ बुरे अंग्रेज अधिकारियों की नीति के विरुद्ध भी यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया क्षेत्रीय ना होकर राष्ट्रीय स्तर पर होती है। जैसे गवर्नर जनरल लिटन के समय पर हम देखते हैं 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। इसमें क्या होता है कि भैया जितने भी गैर अंग्रेजी भाषी वाले जो जितने भी समाचार पत्र हैं जो अंग्रेजी में नहीं छपते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले भैया जांच उनकी होगी कि इनने कुछ गलत तो नहीं लिखे। तो ये यहाँ पर इसके खिलाफ पूरे देश भर में इसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन होते हैं और इसके खिलाफ बहुत सारे समाचार पत्र खुलकर लिखते हैं। 1878 का आर्म्स एक्ट आता है कि भैया आप अपने घर में हथियार नहीं रख सकते और लाइसेंस भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी यहाँ पर एक समस्या वाला रहता है। अब ICS यहाँ पर जो लिटन रहता है वो कहता है कि अगर आपको इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको कलेक्टर या किसी भी विभाग में अधिकारी बनना है, तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा 19 साल की उम्र में, जो कि होती थी 21 साल की उम्र में। अब ये परीक्षा आयोजित होती थी कहाँ पर, इंग्लैंड में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। अब अगर आपको परीक्षा देनी है तो एक तो 19 साल में ही आपको देनी पड़ेगी और वो भी कहाँ पर, लंदन में जाकर आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये नहीं चाहता था कि भारतीय सिविल सर्विसेज में आए, इसलिए ऐसा करता है। तो इसकी नीतियों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर विद्रोह हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिए कर्जन की नीति भी यहाँ पर जिम्मेदार होती है। 1904 में वह विश्वविद्यालय अधिनियम लाकर विश्वविद्यालयों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करता है। इसके विरोध में क्या होता है कि बहुत सारे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का विकास होता है और फिर हम 1919-20 में हम देखते हैं कि जो 1919 का 1919 का जो अधिनियम आता है जिसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसमें भी यही होता है कि बहुत सारे जो द्वैध शासन की शुरुआत होती है जहाँ पर शिक्षा को राज्य के अंतर्गत दे दिया जाता है, जहाँ पर क्रांतिकारियों की चुनी हुई सरकार होती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की हम स्थापना देखते हैं जहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और जहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं को बल दिया जाता है। 1905 में जब कर्जन बंगाल विभाजित करता है धर्म के आधार पर, प्रशासन नाम देता है लेकिन धर्म के आधार पर करता है। एक तरफ बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है, उधर साइड में पूर्वी बंगाल में बहुत सारी मुस्लिम आबादी को वह जानबूझकर करता है क्योंकि वह मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था, और पश्चिम बंगाल जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी, तो इस तरह से वह धार्मिक आधार पर विभाजन करता है। तो इसके खिलाफ भी राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन होते हैं और यहाँ पर यह भी राष्ट्र को एक करने का एक कारण बनता है। 1883 का एल्बर्ट बिल विवाद देख लीजिए, जहाँ पर गवर्नर जनरल रिपन उदारवादी विचारधारा का होता है और उसका विधि सचिव एल्बर्ट यहाँ पर एक बिल लाता है कि अब भारतीय जज अब भारतीयों के मामलों को तो सुनते ही हैं, लेकिन अब वह यूरोपीय लोगों के मामलों पर भी फैसले दे सकेंगे।
अब यूरोपीय यहाँ पर इस विद्रोह अब यहाँ पर विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं और इसको दूसरी श्वेत क्रांति कहा जाता है। और इसमें ये कहते हैं कि भाई ये काले कलूटे भारतीय हमारा फैसला सुनाएंगे, हम तो श्रेष्ठ हैं, हमें तो ईश्वर ने भेजा, हम ईश्वर के दूत हैं, हम दुनिया को उद्धार करने आए और ये हमारा उद्धार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके विरोध के चलते यूरोपीय मामलों की सुनवाई 12 जजों की ज्यूरी करेगी, जिसमें कम से कम 7 जज यूरोपीय हो, यानी कि इसमें भारतीयों का बहुमत नहीं होता है। और फिर यहाँ पर से भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग जो अब तक अंग्रेजी सत्ता को अच्छा समझ रहे थे, उन्हें ये समझ में आता है कि ये हमारे शोषणकर्ता मुख्य तौर पर यही है। राजनीतिक चेतना का यहाँ पर विस्तार होता है और जो राष्ट्रीय चेतना के विकास का कारण बनती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना इन्हीं राष्ट्रवादी विचारधाराओं के इर्द गिर्द होती है। हालांकि यहाँ पर इसकी स्थापना को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि कांग्रेस से पहले भी बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हुई थी। इन संस्थाओं के संस्थापक और इनके स्थापना के वर्ष आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे अक्सर एक प्रश्न आता है, कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। तो कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं की बात करें तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1837 से 38 बंगाल में स्थापित होती है और इसके संस्थापक होते हैं द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव। लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी कि जमींदारियों का जो जमींदार है उनका यह एक ग्रुप होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित होती है, बंगाल में स्थापित होती है और इसके संस्थापक होते हैं थॉमसन और प्यारी चंद्र मित्र। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी कलकत्ता बंगाल में स्थापित होती है और लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव जैसे क्रांतिकारियों ने बुद्धिजीवियों ने मिलकर स्थापित की थी, उनके साथ में जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी होती है जिसको थॉमसन और प्यारी चंद्र स्थापित करते हैं, उनके विलय से यह संस्था बनती है। और यही संस्था यहाँ पर हिंदू पैट्रियर्क नाम का एक समाचार पत्र जारी करती है और यह समाचार पत्र आगे चलकर नील आंदोलन जो होते हैं उनको अपना समर्थन देता है। अब यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन की बात अगर हम करें तो यह बम्बई में स्थापित होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं वह दादा भाई नौरोजी जी होते हैं, जिनको ग्रेट क्या बोलते हैं यार, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कि मतलब कि महान भारत के वृद्ध पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी जो कि धन निष्कासन के सिद्धांत से जो इल्वी कमीशन है या लिबली कमीशन है उसके सामने पहली बार लंदन में ये कहते हैं कि भैया ये जो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, आप भारत से धन किस तरह से ले जा रहे हो, ये सारे वो बताते हैं जो हमने धन निष्कासन में पढ़ा था। तो बॉम्बे एसोसिएशन ने 1857 की क्रांति की आलोचना की, यह आपको ध्यान रखना है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में स्थापित होती है मद्रास में और इसके संस्थापक होते हैं गजालू लक्ष्मी नचोसेट्टी, और इसने भी 1857 की क्रांति की आलोचना की। फिर स्थापित होती ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1866 ईस्वी और यह लंदन में स्थापित होती है और इसके संस्थापक होते हैं दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जी। अब इसका उद्देश्य होता है भारतीयों की समस्याओं से ब्रिटिश संसद व ब्रिटिश जनता को अवगत कराना। इन्हें ये लगता है कि ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जनता इस बात से अनजान है कि भारत में ब्रिटिश कंपनी कितना ज़्यादा शोषण कर रही है, ब्रिटिश कितना ज़्यादा अधिकारी जो है वह कितना ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। हालांकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा बाद में जाकर लगता है कि भैया जो भारत में ब्रिटिश शोषण कर रहे हैं वह ब्रिटिश संसद के सहमति से ही कर रहे हैं और ब्रिटिश जनता खुद भारत की लूट का धन मज़े से खा रही है। अब यहाँ पर देखिए पूरा सार्वजनिक सभा 1867 में स्थापित होती है और इसके संस्थापक होते हैं महादेव गोविंद रानडे जी और जीबी जोशी जी। अगला संगठन है इंडियन लीग 1875 ईस्वी। इसके संस्थापक होते हैं शिशिर कुमार घोष जी और यह अमृत बाजार पत्रिका का संपादन करते हैं। अमृत बाजार पत्रिका एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, ये ध्यान रखना। 1875 में ये इस अमृत बाजार पत्रिका का क्या करते हैं, संपादन करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
मोरबी या फिर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसान विद्रोह करते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि भैया हम जमींदारों के खिलाफ है। तो वहाँ पर जमींदारों का समर्थन ये करती है कौन, अमृत बाजार पत्रिका, क्योंकि ये खुद जमींदार वर्ग के से आते थे तो ये उसका समर्थन करते थे। अगला संगठन है इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इस संगठन को स्थापित करते हैं और इसी इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। किसको, इंडियन एसोसिएशन को। और इसका उद्देश्य रहता है भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। भारत में राजनीतिक चेतना का विकास पहली बार कोई संगठन यहाँ पर अपना उद्देश्य बना रहा है। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कल कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। किसका, इंडियन एसोसिएशन का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यही कारण है कि जो इसके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी यहाँ पर होते हैं। मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी एम वीरा राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू इसके संस्थापक सदस्य होते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1884 ईस्वी, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, ये इसके कौन होते हैं, ये इसके संस्थापक सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि इन संगठनों से स्थापना, संस्थापक और स्थापना वर्ष जैसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर आपको ये क्रम जमाने के लिए बता दिया जाता है कि भैया कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं स्थापित हुई है उनका क्रम आप जमाओ। तो ये आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर से प्रश्न आने की 90% संभावनाएं होती है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए इनकी सीमाओं की बात करें तो ये इनका जो आधार था वह क्षेत्रीय था और इनके हित जो थे वह थे संकीर्ण हितों की थी। हम एक जो इंडियन एसोसिएशन यहाँ पर जो स्थापित हो रही है, हम उसको छोड़कर यहाँ पर देखें तो किसी का भी यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं था कि हम राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रीय चेतना के विकास पर हम बल देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि चरित्र इनका वर्गीय आधार पर था। जमींदार वर्ग, जो वकील हैं वहाँ पर स्थापना कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी है भारतीय वो यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। तो ये वर्ग विशेष लोगों की अब संस्था थी, आम लोगों की संस्था नहीं थी। अब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। गवर्नर जनरल इस समय पर होता है डफरिन। भारत सचिव होता है चर्चिल, चर्चिल। और ब्रिटिश पीएम होता है यहाँ पर ग्लैडस्टोन। कौन होता है, ग्लैडस्टोन। अब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, स्थान होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बम्बई। स्थापना इसकी होती है, इसका प्रथम अधिवेशन भी होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इससे पहले मैंने आपसे कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। अब पहले अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पास होते हैं और 72 लोग इसके सदस्य यहाँ पर बनते हैं। भारत सचिव व परिषद का पद यहाँ पर समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन किया जाए, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि भारत सचिव और परिषद यहाँ पर शोषण कर रही है, जबकि इन्हें बाद में ये पता चलेगा कि भारत सचिव और भारत परिषद भी सीधे ब्रिटिश संसद का एक हिस्सा है। भारतीय कानूनों की समीक्षा के लिए एक रॉयल कमीशन बने और ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है उसका आयोजन भारत में हो। ब्रिटेन से आयात होने वाले आयात वस्त्रों पर पुनः आयात कर लगे, यानी कि अगर आप बाहर से चीज़ें बुला रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इतनी तेज पड़ती थी कि अगर आप बाहर से ब्रिटेन से कोई चीज़ बुला रहे हो तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपना माल बाहर बेचना चाह रहे हो तो उस पर भारी टैक्स लगेगा। तो इससे भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान यहाँ पर हो रहा था। अब विधान परिषदों और गवर्नर जनरलों की परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़े, ब्रिटिश भारतीय सेना का खर्च हो और अगला अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित होगा। ये 7 प्रमुख प्रावधान इसके थे। कांग्रेस की स्थापना की पहली बार घोषणा मद्रास के समाचार पत्र द हिंदू ने की थी। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी कि द हिंदू ने पहली बार ये बताया कि भैया एक राष्ट्रव्यापी कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। अब A.O. ह्यूम ने संस्था का विचार किया था
और इसका नामकरण उसने सोचा था कि इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा जाएगा। लेकिन दादा भाई नौरोजी यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम को सलाह देते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आप इसका नाम रखिए। और इसका पहला अधिवेशन जो होना था वह होना था पूना में। लेकिन पूना में हो गया था, प्लेग महामारी फैल गई थी, इसलिए इसका जो पहला अधिवेशन हुआ वह मुंबई में आयोजित किया गया। 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक ह्यूम इसके महासचिव रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि महासचिव बस रहते हैं, ये कभी इसके अध्यक्ष नहीं बनते। 1906 में ह्यूम की मृत्यु के बाद कांग्रेस का संस्थापक या जनक घोषित किया गया। किसको? ह्यूम को 1906 में, कि भाई ये हमारी संस्था के संस्थापक या जनक थे। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा की कि कांग्रेस में ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं करेगी जो अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध हो। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस में पहली बार भागीदारी की और इन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया। 1889 ईस्वी में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा कि अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि एक लंबे समय तक कांग्रेस में कुलीन वर्ग ही यहाँ पर शामिल होते रहे। जैसे दादा भाई नौरोजी की बात करें तो वह एक बहुत बड़े व्यापारी थे। इसी तरह से कोई जमींदार था, कोई सरकारी अधिकारी था, कोई व्यापारी था, तो इस तरह के लोग इसमें शामिल होते थे। बाद में बहुत आगे चलकर यहाँ पर आम लोगों को शामिल किया जाता है और वो होते हैं। 1889 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, विलियम बैडवर्डन और डब्ल्यू.सी. कैन जैसे कांग्रेसी नेताओं ने लंदन में कांग्रेस की एक शाखा ब्रिटिश समिति स्थापित की, जिसकी पत्रिका थी इंडिया। विलियम बेंडरवन ह्यूम के जीवनीकार भी है और इन्होंने जो ह्यूम है, ए.ओ. ह्यूम, जो कि कांग्रेस के संस्थापक माने जा रहे हैं, उनको यहाँ पर उनकी जो जीवनी है, उनके जीवन की कहानी ये लिखते हैं। कांग्रेस की स्थापना को लेकर विभिन्न मत यहाँ पर चलते हैं। कुछ कहते हैं कि कांग्रेस अंग्रेजों का षड्यंत्र था, तो कुछ कहते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों की यहाँ पर यह कूटनीतिक थी कि उन्होंने अंग्रेजों की नाक के नीचे इतना बड़ा संगठन स्थापित कर लिया था। अब क्या क्या यहाँ पर विभिन्न मत है, उन मतों को हम यहाँ पर देखते हैं। सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। लाला लाजपत राय अपनी किताब यंग इंडिया 1916 में यह लिखते हैं कि भैया, समाचार पत्र यंग इंडिया 1916 में बताते हैं कि आधार इसका जो ह्यूम के जीवनीकार बेंडरमन के विचार के आधार पर ये कहते हैं कि बेंडरमन इसमें लिखता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी और डफरिन ने ह्यूम की मदद से कांग्रेस की स्थापना करवाई ताकि भारतीयों के बढ़ते विरोध को कम किया जा सके। यहाँ पर भारत के लगातार विद्रोह हो रहे थे भारतीयों की तरफ से, तो यहाँ पर ये चाहते थे कि ऐसा संगठन हो जो हमारे लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करे, कि अगर कोई विद्रोह होने वाला है तो पहले ही हमें जानकारी मिल जाए और हम उस विद्रोह को दबा दें। लेकिन यहाँ पर इस बात का समर्थन करते हैं C.F. एंड्रयूज और जॉर्ज अरुंडेल। अब तड़ित चालक का सिद्धांत भी यहाँ पर एक चलता है और गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर होते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले जी इस सिद्धांत को देते हैं। वह यहाँ पर कहते हैं कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने हमें टच किया, मतलब कि तड़ित चालक, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो बिजली होती है कैसे तड़ित चालक जो होता है वो बिजली को पकड़ लेता है, तो उसी तरह सिर्फ उन्होंने शुरुआत की और ये सब वेल प्लान था, भारतीयों की सूझबूझ से था, क्योंकि इससे पहले भी संगठन स्थापित हो रहे थे। हम देख रहे हैं कि जो इंडियन एसोसिएशन है वो कांग्रेस की पूर्वगामी कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसकी शुरुआत कर चुके थे। तो अंग्रेज़ों ने सिर्फ एक पकड़ हमको दी और हमने इसको एक राष्ट्रीय संगठन बनाने का काम कर दिया। एनी बेसेंट कांग्रेस की स्थापना 17 देशभक्त भारतीयों ने की, ऐसा कहती है। अनिल सील या कैम्ब्रिज स्कूल या समाजवादी विचारधारा कहती है कि इनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना कुछ स्वार्थी, बेरोजगार और सरकार से असंतुष्ट भारतीयों द्वारा की गई थी। तो भैया, सरकार से असंतुष्ट ऐसा कौन सी सरकार है जो हमने चुन के यहाँ पर स्थापित की है? ये तो हम पर शोषण कर रहे हैं। तो अनिल सील या कैम्ब्रिज स्कूल या समाजवादी विचारधारा वही यहाँ पर कहेगी जो ब्रिटिश के हितों में हो। लेकिन यहाँ पर हमें इनके मत को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अनिल सील का नाम लेकर
इस तरह के मत अगर पूछे जाएं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अब बहुमान्य मत जो है वह यह कहता है कि कांग्रेस की उत्पत्ति भारतीयों में बढ़ती राजनीतिक चेतना व राष्ट्रवादी भावना के बढ़ते विकास का प्रतीक था। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहले भी देख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर स्थापित हो रही हैं, और अगर कांग्रेस की स्थापना ना भी होती तो यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन जैसे संगठन आगे चलकर कांग्रेस जैसे बड़े संगठनों का स्थान ले लेते। कांग्रेस क्षेत्रीय और वर्गीय राजनीतिक संगठनों का विकसित और अखिल भारतीय स्वरूप था। अब यहाँ पर इनकी अलग अलग विचारधारा यहाँ पर चलती है। अब कांग्रेस आगे चलकर दो विचारधाराओं में बढ़ जाती है, उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा। अब ये बात कान खोलकर आपको समझ में आनी चाहिए कि भले ही उग्रवादी उग्र थे, लेकिन यहाँ पर वो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। अब दोनों में क्या अंतर है ये देखो। उदारवादी कहते हैं कि भैया हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, मतलब हम सिर्फ लेटर लिखकर बात करेंगे, हम प्यार से समझाएंगे उनको, अगर वो समझ जाते हैं, हमारी मांग पूरी करते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन जो उग्रवादी रहते हैं वह यह कहते हैं कि भाई सीधे तरीके से अगर बात ना माने तो आप हड़तालें करो, आप उनकी नौकरी से मत करो, आप एक प्रकार से उनको परेशान करो। तो इस तरह से भी आप अपनी मांगें पूरी करवा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि उग्रवादी कांग्रेसी नेता कहीं भी हिंसा का समर्थन या मारकाट का समर्थन नहीं करते हैं। उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक चलता है, और नरम दल के इसमें नेता होते हैं जैसे दादा भाई नौरोजी जी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1885 में, और गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहे। फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे, और इन्हें भारत का सुकरात भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो उदारवादी नेता हैं इनकी क्या नीति थी? अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण एवं संविधान के दायरे में रहकर प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, संस्मरण पत्र आदि के माध्यम से अपनी मांगे रखना। ब्रिटिश शासन की दैवीय कृपा मानते हुए भारत के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। ब्रिटिश शासन के ये समर्थक थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो उदारवादी नेता थे वो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। वो मानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो ब्रिटिश शासन का रहना जरूरी है। भारत की समस्याओं के लिए कुछ बुरे अंग्रेज अधिकारी जिम्मेदार है, उन्हें अगर हम हटा दें तो सब ठीक हो जाएगा। पूरी अंग्रेज कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ कुछ बुरे अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदार। उन्हें लगता था कि अगर कर्जन यहाँ पर हमारा शोषण कर रहा है तो इसकी जानकारी ब्रिटिश संसद को नहीं है, ब्रिटिश लोगों को नहीं है, और हमें उनसे मांग करनी चाहिए कि कर्जन को हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर वो भूल जाते हैं कि कर्जन को स्थापित करने वाला ब्रिटिश संसद ही होती है। तो यहाँ पर ये इनकी इस तरह की विचारधारा होती है। भारत की समस्याओं के लिए कुछ बुरे अंग्रेज अधिकारी जिम्मेदार हैं। ये उच्च मध्य वर्ग से संबंधित थे। राजनीति इनके लिए द्वितीयक पेशा था, और कांग्रेस का जनाधार इस समय पर सीमित होता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में ये पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। वही मैंने बताया कि कोई वकील है, कोई व्यापारी है, कोई सरकारी अधिकारी है, कोई जमींदार है। तो इस तरह से जब इनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता था सोचने विचारने का, तो ये एक जगह पर स्थापित होकर कांग्रेस की मीटिंग बोलकर गपशप करने लगते थे। हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यही वही नेता हैं जो भारत में राजनीतिक चेतना के विकास की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि अक्सर जब हम उग्र या हिंसक क्रांतिकारियों की बात करते हैं, जब हम भगत सिंह की बात करते हैं, जब हम अन्य सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं अक्सर उग्र रूप में आकर कि भैया पहले तो बस मांग करते थे, और जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये ध्यान रखना कि यही उदारवादी नेता भारतीय क्रांति या भारतीय आंदोलन के जनक नेताओं में से एक माने जाते हैं, और इन्हीं नेताओं की राष्ट्रीय चेतना की जो पहल होती है वही आगे चलकर महात्मा गांधी हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी हो, या फिर आज़ाद हो, या फिर भगत सिंह जी हो, वही उनकी विचारधाराओं को आगे ले जाते हैं।
अब इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इन नेताओं ने पहली बार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक मीमांसा की, यानी कि धन की निकासी की इन्होंने यहाँ पर बात की, और इनके जो कुछ अत्याचार हो रहे थे उन पर इन्होंने खुलकर बात की। यहाँ पर पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1668 के आसपास यहाँ पर एक ऐसे लिखते हैं, कौन वो लिखते हैं दादा भाई नौरोजी, और इसमें वह बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेज भारत में धन निष्कासित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके प्रयासों से ही 1886 में लोक सेवा में सुधार हेतु एचिसन आयोग 1895-96 ईस्वी में भू राजस्व के संबंध में बेल्वी आयोग यहाँ पर गठित होता है। अब इसी बेल्वी आयोग के सामने यह दादा भाई नौरोजी बात करते हैं कि भैया किस तरह से यहाँ पर धन निष्कासित हो रहा है, कि आप 1 रुपये तो लेकर आए नहीं थे, लेकिन हमारा ही पैसा हमारे ऊपर आपने लगाया और हमारा ही पैसा आप लूट कर यहाँ पर ले जा रहे हो, और उसके बदले आप हमारे लिए कुछ काम भी नहीं कर रहे हो। तो इनके प्रयासों से 1892 ईस्वी का एक्ट पारित होता है, और कांग्रेस के प्रयासों से, और कांग्रेस को प्रारंभिक चरण में सरकारी प्रकोप से बचाए रखने का ये काम करते हैं। कौन? यही उदारवादी नेता। भारतीयों में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक ये होती है। अब देखो, कोई भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जाम्पल के तौर पर जब आप छोटे होते हो तो आप अपने पापा से, अपनी मम्मी से चवड़ चवड़ बदतमीजी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में उनके प्रति डर रहता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि भाई ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो पड़ जाएगी कान के नीचे एक। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो ये संभावनाएं बढ़ जाती है कि आप अपने माता पिता से भी ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हो। तो यही कुछ कांग्रेस के साथ भी था। कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर अंग्रेजों की मदद से हुई थी। अगर कांग्रेस के नेता अभी से ही उग्र प्रदर्शन करने लगते, हिंसक हो जाते, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संभावना थी कि कांग्रेस कब की बंद हो जाती। इसलिए ज़रूरी था कि कांग्रेस को बनाए रखना। अगर सीधे तौर पर ये हम कहते हैं कि भैया इन्होंने कुछ नहीं किया, तो कहीं पर वो बात सच भी लगती है, लेकिन इनडायरेक्टली लॉजिकली जब आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि इन्हीं की उदारवादी नीति की वजह से कांग्रेस जिंदा बची रहती है, और आगे महात्मा गांधी जैसे बड़े दिग्गज नेता उसका नेतृत्व करके राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस को बचाए रखने में और उसको पूरी तरह से स्थापित करने में इन उदारवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर थी। अब हम यहाँ पर उग्रवादी चरण को देखते हैं, जो गरम दल था 1905 से 1916 ईस्वी। ये कहते हैं कि भैया हमको स्वदेशी, यानी कि हमें अपनी जो राष्ट्रीय चीज़ें वो हम अपनाएंगे। स्वराज की बात हम करेंगे कि भैया हमको स्वराज, हमारा प्रशासन हम खुद चलाएंगे। स्वराज में क्या होता है कि आपका प्रशासन आप खुद चलाते हैं, हालांकि आपकी जो आप पर इनडायरेक्टली उन पर ही उनका ही अधिकार होता है। स्वावलंबन, आत्म सहायता, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसी ये बात करते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि ये उग्रवादी हिंसक नहीं थे, तब बल्कि बहिष्कार और हड़ताल के नियमों को तोड़कर ये काम करते थे। उग्रवादी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। ये अच्छे तरीके से ध्यान रखना, वरना आप यहाँ पर ये लिख कर आ जाओ कि अब यहाँ पर देखना, जो भगत सिंह वगैरह हैं, सुभाष चंद्र बोस जी वगैरह हैं, वो उग्रवादी नेता नहीं है, वो हिंसक नेता है। वह हिंसा में विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि भाई जब तक 2-4 को मारेंगे नहीं, तब तक इनके मन में डर पैदा नहीं होगा। 2-4 को मारेंगे तो 4-5 डरेंगे और वैसे ही अंग्रेज छोड़कर, देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उग्रवादी नेता इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। उग्रवादी चरण, गरम दल का चरण 1905 से 1916 तक चलता है। 1916 के बाद से हम फिर गांधीवादी युग की शुरुआत देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, अजीत सिंह पंजाब क्षेत्र से, और बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र क्षेत्र से, और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जी बंगाल क्षेत्र से होते हैं। अरविंद घोष जी बंगाल क्षेत्र से होते हैं, और बिपिन चंद्र पाल जी भी बंगाल क्षेत्र से होते हैं। और अरविंद जी को आप अच्छे से अरविंदो के नाम से जानते होंगे। और राजनीति के बाद, राजनीति से जब ये संन्यास लेते हैं तो दर्शन की ओर बढ़ते हैं, और महर्षि अरविंदो के नाम से ये जाने जाते हैं। नव्य वेदांत के ये दार्शनिक थे, और इन्होंने ओरोविले नाम से एक आश्रम स्थापित किया पांडिचेरी में, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिए इस उग्रवादी यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। तो इनके नेता निम्न मध्य वर्ग से जुड़े हुए थे, और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो एक कारण आप ये भी कह सकते हो कि जो उदारवादी नेता थे वो ज़्यादातर उच्च वर्ग से आते थे।
तो उच्च वर्ग जो था वह निम्न वर्ग से उतना कनेक्ट नहीं हो पाता था, इसीलिए भी उनके मन में ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए वह उदारवादी तरीकों से काम करने का प्रयास करते थे। जबकि जो उग्रवादी नेता थे वह निम्न और मध्यम वर्ग से आते थे और यह जनता की समस्याओं को बहुत करीब से जानते थे। यह खुद कई बार समस्याओं में उलझे हुए थे, भुगते हुए थे, इसलिए इन्हें पता था कि हमें विरोध करना है और कैसे करना है। यहाँ पर इस समय कांग्रेस का जनाधार तुलनात्मक रूप से विकसित होता है और भारतीयों में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रवाद के विकास में योगदान ये काफ़ी करते हैं। कौन? उग्रवादी। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इसकी सफलता के पीछे भी इन्हें उग्रवादियों का हाथ होता है। और अरविंद घोष हिंदू प्रकाश समाचार पत्र में एक लेख लिखते हैं, न्यू लैंप फॉर ओल्ड में ये कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की नीतियों की आलोचना कर उन्हें भीख मांगने वाली संस्था कहते हैं। कौन? अरविंद घोष जी, जो आगे चलकर अरविंदो बनेंगे। और कहाँ कह रहे हैं? हिंदू प्रकाश में न्यू लैंप फॉर ओल्ड नाम से एक आर्टिकल लिखकर क्या कह रहे हैं? उदारवादी जो दादा भाई नौरोजी वगैरह हैं, जो एम.जी. रनाडे वगैरह हैं, जो उदारवादी नेता है, उनको ये भीख मांगने वाली संस्था कह रहे हैं। तिलक 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट तथा 1893 ईस्वी के एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध यहाँ पर ये करते हैं। अब ये क्यों करते हैं यहाँ पर विरोध, जबकि एज ऑफ कंसेंट बिल तो अच्छा था। फैक्ट्री में भी हम कहते हैं कि बच्चों को यहाँ पर काम करने से मनाही होती है और मजदूरों के काम के घंटे भी तय हो जाते हैं, लेकिन तिलक यहाँ पर विरोध क्यों करते हैं? तो तिलक इन बिलों को सही तो मानते हैं कि भाई ये सही काम है, अच्छा काम है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप इनको करने वाले हो कौन? आप हो विदेशी, ठीक है। अब ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मेरी फैमिली में हो रहा झगड़ा, अब आप आके सुलह करवा दो, तो भाई आप हो कौन मेरी फैमिली में? पहली बात, आप बीच में बोलने वाले हो ही कौन? हमारे घर का मैटर हम खुद देख लेंगे, हमको लड़ना हम लड़ेंगे, हमको शांत रहना हम शांत रहेंगे। इसी तरह की बात कहते हैं तिलक जी कि भाई तुम हो कौन? तुम तो एक विदेशी शक्ति हो, पहले तुम खुद अपने शासन को समाप्त कर दो, क्योंकि तुम खुद तो अत्याचारी हो। तुम हमारी समाज की कुरीतियों को क्या ख़त्म करोगे? तुम खुद एक कुरीति हो, तुम अगर हट जाओगे तो खुद ब खुद हम हमारे समाज को सुधार लेंगे। तो तिलक जी इन बिलों को सही तो मानते हैं, लेकिन विरोध करते थे, क्योंकि अगर हम उनकी बातों को स्वीकार करेंगे, अंग्रेज़ों की बातों को स्वीकार करेंगे, तो हम उनके शासन को भी स्वीकार कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, पर हम उनके शासन को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम उनके अच्छे कामों को भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम अंग्रेज़ों को हटाएंगे और फिर हम अच्छे काम खुद करेंगे। इसके बाद में तिलक जी 1893 ईस्वी में गणित उत्सव शुरू करते हैं। 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव, और ये सब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और 1816 में एनी बेसेंट जी के साथ मिलकर ये होम रूल लीग आंदोलन की यहाँ पर ये शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इस वीडियो में हमने न केवल राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय पर बात की, बल्कि हमने ये भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस के अलग अलग उदारवादी और उग्रवादी चरण के जरिए कांग्रेस एक बड़े आंदोलन के रूप में जन्म लेती है, और फिर यहाँ पर महात्मा गांधी जैसे एक नेता आते हैं, कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, और वह राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाते हैं। उसका आधार बनाने का काम इन दो चरणों ने किया था, इसलिए इनके बगैर हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर 1857 की क्रांति प्रभावित करती है, वहीं यह शुरुआती कांग्रेसी चरण भी उस स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का प्रयास करता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमें क्या गलती करनी है और क्या गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, वेलेंटाइन मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, हमें 3 जगह से शिक्षा मिलती है, माता पिता से, स्कूल मास्टर से और दुनिया से। पहले 2 में जो सिखाया जाता है, तीसरे में उसका खंडन होता है। इसीलिए तीसरी दुनिया के लिए तैयार रहिएगा, और तीसरी दुनिया में आपको वो सब मिलने वाला है जो आप उम्मीद नहीं करने वाले। इसलिए अपने आप को मजबूत रखिए हर परिस्थिति के लिए, और अपने आप में भरोसा रखिए और खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़ते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।